रंभा इस वक्त अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी और इन सब का ज़िम्मेदार वो कार्तिक और नंदी को मानने लगी थी। पैसा होने के बाद भी उसके अंदर जो अधूरापन था, वह अपने बॉयफ्रेंड के प्यार को दरकिनार करके अपनी कमियों को लेकर अब नंदी और कार्तिक से नफ़रत करने लगी थी। कार्तिक अपने घर आ चुका था, हल्दी की रस्म हो चुकी थी और नंदी अपने कमरे से बाहर निकलने से शर्मा रही थी। उसे बाहर क्या हुआ ये तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वह मोना के सामने जाने से शर्मा रही थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं मोना उसके बारे में क्या सोचेगी। नंदी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मोना ने बाहर आकर नंदी और कार्तिक के बारे में क्या कुछ कहा होगा। मामी अंदर आते हुए बोली, रात होने को आई है, अब यहीं बैठी रहेगी या खाना खाने चलेगी। नंदी ने सर उठाकर सामने देखा। मामी मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रही थी। वो तो मैं आ ही रही थी, पर मैं फिर रुक गई। नंदी को समझ नहीं आया कि बाहर ना आने के लिए क्या बहाना बनाए। मामी मुस्कुराते हुए अंदर आई और बिस्तर पर नंदी के सामने आकर बैठ गई। नंदी उनको देखकर पालथी मारकर उनके सामने बैठ जाती है। मामी नंदी को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ मामी, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं? नंदी ने अपने भोलेपन से पूछा। कार्तिक जी अच्छे हैं ना? मामी मुस्कुराते हुए ही पूछी। कार्तिक का जिक्र आते ही नन्ही के चेहरे पर हया की लाली आने लगी थी। मामी की बुजुर्ग आंखें देख सकती थी। महज कार्तिक का जिक्र करते ही नन्ही शर्म से लाल हो चुकी थी। उसकी गाल, उसकी झुकी हुई पलकें, उसकी होठों की छोटी सी मुस्कुराहट सब बता रही थी। मामी दोनों हाथों से नन्ही के सर पर घुमाकर अपने माथे से लगाकर उसकी नज़र उतारते हुए बोली, भगवान तुझे बुरी नज़र से बचाए। शादी हो जाए फिर एक बार नज़र उतारूंगी तेरी, कहकर उन्होंने प्यार से उसके माथे पर चूमा। क्या हुआ मामी, इतना प्यार आ रहा है आज आपको मुझ पर? मामी प्यार से उसके गाल को खींचते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू और कार्तिक हमेशा खुश रहे और मुझे जल्दी से नानी बना दे, और क्या चाहिए। मामी की बात सुनते ही नन्ही ने शर्म से लाल हो चुकी थी। उसके वहाँ बगल में रखे हुए तकिए को उठाया और अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे। मामी देख रही थी उसने तकिए से अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। मामी खड़ी होते हुए बोली, चल अब जल्दी से भूख लगी है मुझे भी, सब खाना खाएंगे साथ में। मामी ने खींचकर तकिए को साइड में रखा और नन्ही का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ गई। बाहर आते ही नन्ही की सभी की नज़र नन्ही पर गई। उसको देखकर मुस्कुरा तो सभी रहे थे, लेकिन जिस ढंग से कार्तिक कर रखे गया था, कोई भी नन्ही से उस बारे में जिक्र नहीं करेगा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई नन्ही को चिढ़ा ले या पूछ ले। नन्ही देख पा रही थी कि सभी उसको देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट चिढ़ाने वाली नहीं थी। शायद सभी खुश थे नन्ही के लिए। यहाँ घर आते ही प्रीति, रिंकी और दादी ने मिलकर सीता देवी को सारी बातें बता दी। सीता देवी मुंह पर हाथ रखे अपने बेटे के कारनामे को सुन रही थी। हे भगवान, मैं तो भरोसा भी नहीं करती, कार्तिक ने ऐसा किया, कार्तिक ने ये किया। प्रीति सीता देवी के बगल में बैठे हुए बोली, मम्मी आपको क्या लगता है, आपका बेटा बहुत शरीफ है? सीता देवी प्रीति की तरफ देखते हुए बोली, वो शरीफ तो नहीं है क्योंकि तेरा ही दोस्त है। जब तू शरीफ नहीं तो तेरा दोस्त कहाँ से शरीफ होगा? प्रीति मुंह बनाते हुए बोली, देखा बना दिया ना मुझे बहू, मैं बर्दाश्त हो गई आपके लिए। सीता देवी उसके कान पकड़ते हुए बोली, सबसे पहले तो ये बता, माँ जी ने मुझे बताया कि तुम रिंकी और उनको छोड़कर कार्तिक के साथ आई, अब क्या शैतानी करके आई है उसके साथ मिलकर? प्रीति उछलकर सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठते हुए सबकी तरफ देखकर बोली, एक सीक्रेट है, लेकिन आप किसी को नहीं बताओगे तब बताऊंगी। सभी प्रीति की तरफ देखकर बोले, हम नहीं बताएंगे। सभी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं तो प्रीति भी अब अपना उनके हाथ में देते हुए बोली, कार्तिक हनीमून पर जा रहा है अभी परसों, लेकिन आप लोग ये उसे बताइएगा मत। उसने मुझे मना किया है बताने के लिए, वो आप लोगों को खुद बताएगा। सभी ना में गर्दन हिलाते हुए बोले, नहीं हम नहीं बताएंगे, पक्का ना?
वरना वो नाराज़ हो जाएगा। तभी कार्तिक अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। अब घर के कपड़े में आकर वह डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, आज किसी को खाना नहीं खाना? कोई आया नहीं। अब तक सीता देवी उठकर प्रीति और रिंकी से बोली, जाओ तुम लोग भी अपने पति को बुलाकर लेकर आओ। माँ जी आ जाइए, सत्यम के पापा खाना निकाल रही हूँ, कमरे से बाहर आ जाइए, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। और फिर कोई भी डाइनिंग टेबल पर आकर खाने की प्लेट को सीधा करके रखने लगी। सभी आकर एक एक करके बैठ चुके थे और रिंकी, प्रीति, दादी माँ, सीता देवी और सत्यम कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक सीता देवी की ओर देखते हुए बोला, मॉम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? अरे तो अब क्या तुझे देखकर मुझे गुस्सा ही आएगा हमेशा? उन्होंने नकली गुस्सा अपने चेहरे पर लाया कहकर, लेकिन जितना आप मुस्कुरा रही हैं ना, इतना भी आप नहीं मुस्कुराते मुझे देखकर। तू भी तो हनीमून पर नहीं जाता? या कभी बातों बातों में ही सीता देवी के मुंह से निकला, हनीमून? आपको कैसे पता चला? कार्तिक ने कहा और सीता देवी की नज़रों का पीछा किया, जो प्रीति की तरफ देखकर रुक गई थी। आंखों ही आंखों में सॉरी कह रही थी। कार्तिक ने भी प्रीति की तरफ देखा। प्रीति पहले कार्तिक को देखती है, फिर सीता देवी की तरफ देखती है। इन दोनों को देखने के बाद प्रीति का आखिरी सहारा उसका पति था। प्रीति ने पपी फेस बनाकर सत्यम की ओर देखा। सत्यम प्रीति को ही देख रहा था। उसकी इस बातूनी बीवी ने अपने बेस्ट फ्रेंड से पंगा ले लिया था और उसे पता था कि अब प्रीति उसी के पास आने वाली है खुद को बचाने के लिए। प्रीति कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति झट से अपनी कुर्सी को खसकाकर सत्यम की कुर्सी से एकदम चिपका देती है। सत्यम के कंधे से टी शर्ट खींचकर अपने सर को छुपाते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्रॉमिस करती हूँ मैं अब कोई बात नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, प्लीज़ सत्यम जी बचा लीजिए। सत्यम दोनों को कभी टोकता नहीं था, पर प्रीति उसका प्यार ही नहीं बीवी भी है उसकी, ऐसे कैसे उसे छोड़ देता। वो सत्यम थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, कार्तिक खाना खा लो, काफ़ी लेट हो गया है, बाकी टॉपिक पर बात हम बाद में करेंगे। उसने ये सब की तरफ देखकर कहा था। सभी अपनी थाली की तरफ कंसंट्रेट करने लगे, जबकि प्रीति अभी अपने आप को सत्यम में छुपाई हुई बैठी थी। प्रीति खाना खाओ, सत्यम ने प्रीति को अपने से दूर करते हुए कहा। सत्यम से अलग होते ही प्रीति पहले कान पकड़कर कार्तिक की तरफ देखती है, फिर धीरे से सॉरी कहती है। कार्तिक अभी भी गुस्से में था, पर क्योंकि अब सत्यम ने इस टॉपिक पर बात करने से मना किया था, इसलिए अब वह कुछ बोल नहीं रहा था। अपनी ऑफिस में बैठा कार्तिक इस वक्त नन्ही के बारे में सोच रहा था। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त नन्ही की फ़ोटो को देखते हुए उसे नन्ही की भोली भाली और बच्चों जैसी हरकतें याद आ रही थी। कुछ सोचकर उसने नन्ही को कॉल किया। दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर बैठे नन्ही भी मोबाइल में कार्तिक के पिक्चर्स को देख रही थी, जबकि पूरे घर वाले इस वक्त अपने लिए मेहंदी के अलग अलग डिज़ाइन को पसंद कर रहे थे। अर्पित उछलकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, तो मोटू ये तो क्या देख रही है? जैसे ही अर्पित उसके बगल में आया, कार्तिक की फ़ोटो पर अर्पित की नज़र गई। नन्ही हड़बड़ाते हुए मोबाइल की स्क्रीन को बंद करती है और अर्पित की तरफ देखते हुए बोली, क्या तू ही कहीं पर बंदर की तरह उछलकर आ जाता है? अर्पित नन्ही की तरफ देखते हुए बोला, मैं बंदर की तरह उछलकर आ जाता हूँ या तुम पागल की तरह मोबाइल में फ़ोटो देखकर मुस्कुराती रहती हो? पहले तुम ये बताओ। अर्पित ने इतनी ज़ोर से बोला था कि आसपास में बैठे लोग अब नन्ही की तरफ देखने लगे थे। अर्पित उन सब की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता है ये मोटू अभी कार्तिक जीजा की फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रही थी। नंदी ने देखा सब उसी की तरफ देखकर हंस रहे थे। नंदी ने अपने बगल में पड़े हुए तकिए को उठाया और अर्पित को मारते हुए बोली, तुझे कुछ हजम नहीं होता ना अपने पेट में? तो बेवकूफ़ पागल बंदर। अर्पित अपने आप को ना बचाने की कोशिश कर रहा था और ना ही विरोध कर रहा था और चुपचाप बिस्तर पर नंदी के हाथों तकिए से मार खाया जा रहा था और पूरे घर वाले उन दोनों भाई बहन की नौटंकी पर हंसते जा रहे थे। इन दोनों को इसी मस्ती के बीच कार्तिक का फ़ोन आया। अर्पित नन्ही के फ़ोन को देखते हुए बोला, ये लो आ गया फिर से फ़ोन। मतलब गजब हो यार तुम दोनों, यहाँ तुमने याद किया नहीं कि फ़ोन हाथ में लेकर बैठा था कॉल करने के लिए।
अर्पित उठकर बैठा और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नन्ही के हाथ से फ़ोन छीन लिया। हेलो, अर्पित बोलता है। किसी लड़के की आवाज़ नन्ही के फ़ोन से आते ही कार्तिक मानो जैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरने लगा था। उसने अपने गुस्से से बोला, नन्ही कहाँ है? अर्पित ने बोला, जीजा जी ज़रा इस नाचीज़ साले साहब से भी तो बात कर लीजिए, कहकर अर्पित मुस्कुराया। अब जाकर कार्तिक ने अर्पित की आवाज़ को पहचाना और उसे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ही गुस्सा था। वह अपनी नन्ही की आवाज़ सुनना चाहता था और कहाँ उसे इस अर्पित की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। नन्ही को फ़ोन देना, उससे बात करना है। कार्तिक बोला, सॉरी जीजा जी, नन्ही तो अभी बिज़ी है, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं दे दूँगा। कार्तिक उसे क्या ही मैसेज देता, उसे तो कुछ प्यार भरी बातें करनी थी नन्ही से। वह अर्पित से क्या ही बात करता। नहीं, कोई मैसेज नहीं था, बस यूं ही बात करना चाहता था। उससे नन्ही झट से अपना फ़ोन छीनते हुए बोली, अर्पित के बच्चे, मैं इतनी भी बिज़ी नहीं कि मैं बात नहीं कर सकती, कहकर नन्ही ने अपने कान पर फ़ोन लगाया। अर्पित फिर उसके कान के पास चिल्लाते हुए बोला, जीजा जी आपको बहुत याद कर रही है नन्ही, हो सके तो शाम को आ जाइएगा। जाना यहाँ से, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? नन्ही, अरे बंदर, तू जहाँ बिस्तर पर बैठी और अपनी गोद में तकिया रख दिया। अर्पित भी गया नहीं था। वह बेड के पास खड़े होकर नन्ही को देखकर मुस्कुरा रहा था। नन्ही अब उसके सामने क्या ही बात करे। एक बंदर सामने बैठा है, उससे कह रही हूँ। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कह दो ना जान, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। मिस्टर कपूर बस कीजिए। नन्ही शर्माते हुए बोली, जान प्लीज़। कहीं ना कहीं अर्पित समझ चुका था कि दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। तूने बहुत बात कर ली, अब मुझे करने दे। उसने झट से नन्ही के हाथ से फ़ोन छीना और कान में लगाते हुए बोला, हेलो जीजा जी सुनिए, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, कहकर अर्पित हॉल में सबके बीच फ़ोन अपने कान पर लगाए बैठ गया। अगर आपके पास वक्त हो तो आप शाम को घर आ जाइएगा। कार्तिक का तो मन कर ही रहा था वहाँ आने का कि अर्पित को पनिश करने का प्लान कैंसिल करके जाकर कसकर अपने गले से लगा ले। उसका ये साला उसे घर पर बुला रहा था। क्यों नहीं, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, फिर एक काम कीजिए, कुछ चीज़ बताता हूँ और सारे सामान लेकर आइएगा। क्या सामान लेकर आना है? कार्तिक ने कहा। अर्पित जो कि अब तक ये सारी बातें सब कुछ सुना सुना कर चिल्लाते हुए कह रहा था, अब धीरे से मोबाइल के पास फुसफुसाते हुए कहता है, सामान आने के बहाने चुपचाप से आ जाइएगा, वरना कोई बुलाएगा नहीं आपको मेहंदी में। अरे वाह साले साहब, क्या बात कही है तुमने, बताओ बताओ क्या क्या लेकर आना है। जहाँ बकरा खुद हलाल होने पर तैयार हो तो अर्पित को भी क्या दया आने की कार्तिक पर। ब्रांडेड कपड़े से लेकर घड़ी तक उसने अपने लिए मंगवा लिए थे। पूरे घरवाले अर्पित की डिमांड को सुनकर हैरान थे। अर्पित ने जैसे ही फ़ोन कट किया, उसकी माँ अर्पित को डांटते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है अर्पित, कोई जीजा जी से इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेता है क्या? अर्पित नन्ही का फ़ोन नन्ही की तरफ लौटते हुए बोला, माँ वो कार्तिक कपूर है, अगर ये ब्रांड नहीं बताता तो उनको पता भी नहीं चलता। वो खुद पहनते हैं ना ये सब, इसलिए उनको यही आता है। फिर वह नन्ही की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ 2-4 जूते वगैरह भी मंगा लूँ अपने लिए। नन्ही ना में अपनी गर्दन हिला देती है। मिलना तो उसे भी था कार्तिक से, अब उसके लिए कार्तिक को थोड़ा सा खर्च करना पड़ रहा था तो क्या हुआ, अभी इतना तो कमाता ही है, कितने सारे खर्च कर सके। यहाँ कार्तिक अपने असिस्टेंट को बुलाकर सामान की लिस्ट देते हुए शॉपिंग करने को बोल चुका था। शाम का वक्त, मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। लड़कियों का नाचना, लड़कों का शोर, तरह तरह के पकवानों की खुशबू, पूरा माहौल खुशनुमा था। दूल्हे को मेहंदी लगानी नहीं थी, फिर भी रस्म के नाम पर 2-4 बिंदी अपने हथेली पर लगाने के बाद वह उठकर साइड अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था, जबकि सभी औरतें अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस तरह से मेहंदी लगवा रही थी मानो जैसे उन्हीं की शादी हो। नन्ही भी ग्रीन कलर की स्लीवलेस अनारकली पहने अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेहंदी वाले के सामने बैठी हुई थी। अभी उसकी बाजू से हथेली तक मेहंदी की 2-4 लकीर भी नहीं खींची होगी कि कार्तिक आ चुका था। कार्तिक के साथ प्रीति और रिंकी भी आए थे।
कार्तिक को खाली हाथ देखते ही अर्पित अपनी जगह पर बैठे बैठे कार्तिक को चिढ़ाते हुए बोला, क्या जीजा जी, सामान की लिस्ट मंगवा लिया क्या आपने, जो मैंने आज आपको कहा था लाने के लिए, पर लेकर नहीं आए आप मेरे लिए कुछ। कार्तिक अपने जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अर्पित की तरह उछलते हुए बोला, साले साहब, आपका मंगाई हुई चीज़ लेकर आया हूँ, गाड़ी में है, अब निकलवाना आपकी जिम्मेदारी है। चाहिए। अर्पित झट से उस चाबी को कैच करता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर भागता है। कार्तिक जाकर नन्ही के बगल में बैठ चुका था। तभी मामी ने प्रीति और उनकी से भी बैठने के लिए कहा और उन्हें कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स के लिए पूछा, जिस पर उन दोनों ने मना कर दिया। मामी मेहंदी आर्टिस्ट कहकर उन दोनों के भी हाथों में मेहंदी लगाने के लिए कहती है। कार्तिक ने एक नज़र नंदी को दी। डार्क ग्रीन अनारकली सूट में वह निखर रही थी। नन्ही के हाथों में मेहंदी लग रही थी और कार्तिक प्यार से नन्ही के हाथों को तो कभी नन्ही को देख रहा था। उसने आसपास के लोगों की बातें सुनी। सभी अपने अपने कपड़े गहने की बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अपनी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, टेंडर, शेयर बाज़ार, इन सब के अलावा उसने कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। नन्ही के चेहरे पर आ रहे बालों को प्यार से अपने हाथों से कान के पीछे लगाते हुए बोला, तुम मेरी जान से भी अपनी शादी के कपड़े लिया है। नन्ही ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, वो तो कब का ले लिया था, जब कपूर हाउस में थी तभी। आपको कभी ऑफिस से मिर्सत मिले तब तो देखते। तो अब दिखा दो, अब तो मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है मिस्टर कपूर। तभी मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा, मेहंदी में आपके हस्बैंड का नाम लिखना है। नन्ही ना में अपनी गर्दन हिलाई तो कार्तिक हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, वो भी दोनों हाथों पर। मिस्टर कपूर, दुल्हन के हाथों पर नाम लिखा जाता है। कार्तिक थोड़ा सा झुका और नन्ही के कान के पास जाकर बोला, हल्दी मैंने तुम्हें लगा दिया। मेरा नाम मेहंदी में लिख लो और चिंता मत करो, कल शादी के बाद हम अपनी सुहागरात भी मनाएंगे। कार्तिक नन्ही के कान के इतने करीब जाकर ऐसा बोल रहा था कि कोई और इन बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन नन्ही शर्म से लाल हो चुकी थी। कार्तिक ने जैसे अपने चेहरे को हटाया और नन्ही के चेहरे को देखा। नन्ही अपने पलकों को झुकाकर शर्म से भरी हुई बैठी थी। जान, यू आर ब्लशिंग, सच कहा है किसी ने, इश्क का रंग लाल होता है। तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। नन्ही कार्तिक की तरफ देखना चाहती थी, पर उसकी पलकें नहीं उठा पा रही थी। आपका नाम क्या है? मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा तो कार्तिक ने अपना नाम बताते हुए कहा, दोनों हाथों पर इस ढंग से लिखना कि देखने वाले को पता चल जाए कि ये कार्तिक कपूर की है। मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुराकर कार्तिक का नाम नन्ही की हथेली से लेकर कलाई तक खूबसूरती से भरकर लिख देती है और उसके चारों तरफ डिज़ाइन बना देती है। नन्ही की मेहंदी लग चुकी थी तभी अर्पित कार्तिक से बोला, जीजा जी, हम सभी यंगस्टर आज लेट नाइट तक जागने वाले हैं, बस यूं ही धमाल मस्ती करेंगे, आप भी रुक जाइए। कार्तिक को तो अर्पित पर इतना प्यार आ रहा था कि वह उसका फेवरेट साला बन गया था। वह अर्पित की ओर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं। नन्ही की नज़र उठाया और कार्तिक की तरफ देखकर बोली, लेट नाइट तक क्यों, आपको कल काम पर जाना होगा। कार्तिक ने अपने हाथ नन्ही से पीछे ले गया, उसके पेट पर रखकर धीरे से चिमटी काटते हुए बोला, लेट नाइट विद माई जान। जान, आज तुम्हें लगता है हम तुम मुझे यहाँ से भगा पाओगी? नन्ही कार्तिक के हाथों को अपने पेट पर महसूस करके चूहक उठी थी। मिस्टर कपूर, वह फुसफुसाते हुए बोली। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और एक तरफ से बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कार्तिक एक नज़र चारों तरफ देखता है, फिर वह नन्ही की तरफ देखते हुए बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इन कपड़ों में गॉर्जियस लगोगी, बट तुम्हें नहीं लगता ये दुपट्टा कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है? मिस्टर कपूर, ये फैशन है। यस आई नो, देखा है मैंने लोगों को इस तरह के कपड़े पहने हुए। नन्ही कार्तिक के करीब आते हुए बोली, अच्छा, बहुत नज़र रहती है आपकी लड़कियों पर। कार्तिक उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, अब लड़कियों पर तो नहीं रहती, पर किसी एक पर तो कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है। सच कहूँ, जलन हो रही है मुझे। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे, अब तो मैंने ले लिया है।
तो पहनना ही पड़ेगा, सब कुछ अच्छा है, दुपट्टा चेंज कर दो। कार्तिक ने दुपट्टे को ऐसे देखा जैसे कोई गलत चीज़ देख ली हो। मिस्टर कपूर, ये सब इतना आसान नहीं होता, ये पूरा सेट है और मुझे अच्छा लगा, कहकर अब अपने आप को छुड़ाती हुई अपनी मेहंदी लगे हाथों के साथ बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। कार्तिक की नज़र अभी उस दुपट्टे पर थी। स्लीवलेस और डीप नेक ब्लाउज होने के कारण कार्तिक की इमेजिन कर सकता था कि नन्ही कितनी सेक्सी लगेगी ये पहनकर। आपसे एतराज़ भी नहीं है नन्ही के ऐसे कपड़े पहनने पर उसका दिल इस बात से अभी भी जल रहा था कि नन्ही को वहाँ मौजूद और लोग भी देखेंगे। जान प्लीज़ सिर्फ दुपट्टा बदल लो, ये पूरा नेट है, इसका होना और ना होना, इसे क्या पहनो और ना पहनो एक बराबर है, कहते हुए उसने उस दुपट्टे को पर्दे की तरह अपने सामने कर दिया। दुपट्टा सच में बहुत पतला था, साफ साफ नन्ही आर पार नज़र आ रही थी। एक पल के लिए कार्तिक ने नन्ही को लहंगे चोली में इमेजिन किया और फिर उस दुपट्टे के साथ अपनी आंखों को कस कर बंद करते हुए बोला, नो वे। नन्ही बिस्तर पर बैठी हुई थी जबकि कार्तिक उसके लहंगे और चोली को एक बैग में डाल चुका था और उस दुपट्टे को साइड में फेंक चुका था। मैं तुम्हारे लिए कल ढेर सारे दुपट्टे भेजता हूँ, तुम एक देख कर ले लेना, जो भी इसके साथ जाएगा। रहने दीजिए, मैं ये पहनूंगी ही नहीं, मैं कोई दूसरी साड़ी देख लेती हूँ। नन्ही मुंह फुलाते हुए ही दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बोली। कार्तिक खुश होते हुए बोला, फैंटेस्टिक, मैं पहना दूंगा। नन्ही जो कि गुस्से में थी पलटकर कार्तिक की तरफ देखती है, जो कि इस बात से खूब खुश हो गया था कि अब उसे फिर से नन्ही को साड़ी पहनानी है। यहाँ पर 50 औरत होंगी जो मुझे साड़ी पहना सकती है, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है जान। कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे पति के काम आता है, उसके होते हुए तुम किसी और को कहोगी। कार्तिक नाराज़ होकर बोला, मिस्टर कपूर सिर्फ साड़ी पहनाने की बात कर रही हूँ मैं, आप अभी इतना पर्सनल क्यों ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊँगा और साड़ी मैं खुद लेकर आऊँगा, यू डोंट वरी, मैं ले लूँगा, बेस्ट इन द सिटी। नन्ही ने एक गहरी सांस ली और घूर कर कार्तिक की आंखों में देखने लगी। कार्तिक मुस्कुराकर नन्ही को ही देख रहा था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। इस गुस्से में भी कार्तिक का मन कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में छुपा ले। नन्ही बोली, अब दुपट्टा भिजवा दीजिएगा, मैं मैच कर लूँगी। कार्तिक जानता था नन्ही नाराज़ हो गई। वो प्यार से नन्ही को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान इतनी नाराज़ क्यों हो। नन्ही कुछ न बोलकर अपना मुंह फुला चुपचाप कार्तिक की बाहों में खड़ी थी। कार्तिक अपने एक हाथ से नन्ही के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, गलती ना इस कपड़े की है ना तुम्हारी है, गलती मेरे दिल की है। ये नहीं देख सकता कि कोई मेरी जान को और देखे तो क्या करूं, घूंघट लेकर घूमती रहूं। कार्तिक उसकी बात पर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जो मन करता है तुम पहनो, पर कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। ठीक है। कार्तिक की बात सुनकर नन्ही अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाकर कार्तिक की बात पर सहमत हो जाती है। कार्तिक उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, और ये जो तुमने मुझे भी साड़ी पहनाने से रोका है ना, इन सब का बदला मैं तुमसे परसों लूँगा। परसों? कैसे परसों? हम हनीमून पर जा रहे हैं। नन्ही की आंखें खुशी से चमक उठी। हनीमून? हम सच में हनीमून पर जाने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा हनीमून खास होगा क्योंकि यह हनीमून ड्रेस कोड वाला होगा। कार्तिक उसे सीने से लगाते हुए बोला, हनीमून कभी भी ड्रेस कोड का नहीं होता मिस्टर कपूर। नन्ही ने अपनी गर्दन ऊपर कर कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली, पर हमारा होगा क्योंकि इससे तुम्हें सिर्फ साड़ी पहननी है, वो भी मेरे हाथों से। कार्तिक ने अपनी उंगलियों को नन्ही के कमर के चारों तरफ घुमाया। नन्ही के शरीर में सिहरन हुई। वह कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, मिस्टर कपूर। उसके सॉफ्ट वॉइस कार्तिक को और ज़्यादा बेचैन कर रहे थे। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? कुछ पल खामोश रहने के बाद नन्ही यूं ही कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छुपाए हुए बोली, वे सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मेरा आइडिया कैसा लगा? नन्ही ने अपनी गर्दन ऊपर की और प्यार से कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली, बहुत रोमांटिक। और सच कहूँ, एक बात आपसे, एक कदम धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल, जो मन में है तुम्हारे बोल दो। कार्तिक प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैं कभी साड़ी पहनना सीखूंगा ही नहीं,
कभी नहीं। और ये क्यों भला? ताकि पूरी ज़िंदगी आप मुझे अपने हाथों से साड़ी पहना सको। कहकर नन्ही अपनी बातों में खुद शर्मा गई और कार्तिक के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ पल के लिए ना कार्तिक ने कुछ कहा ना नन्ही ने। दोनों बस एक दूसरे को अपने पास महसूस कर रहे थे। इश्क हो गया है तुमसे। कार्तिक की बात से नन्ही ने कार्तिक को और ज़ोर से पकड़ लिया। तभी बाहर से आवाज़ आई, खाना बन गया है, खाना खाने के लिए आ जाइए। जीजा जी, ये अर्पित था। तुम्हारा ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। नन्ही को छोड़कर नन्ही का हाथ पकड़े कार्तिक बाहर की तरफ आया। मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। नन्ही ने अपना हाथ खींचा और अपनी मेहंदी को देखने लगी। कार्तिक उसको खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कार्तिक बाहर आते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू दिस अगेन मिस्टर कपूर। कहते हुए नन्ही ने अपने कंधे से थोड़ा सा हिलाकर कार्तिक के हाथ को अपने कंधे से हटाया। जान, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, तुम कैसे खाओगी? वो फिर अर्पित की ओर देखकर बोला। अर्पित, नन्ही का खाना मेरी थाली में ही निकाल देना, मैं खुद से खिला दूंगा। कहते हुए कार्तिक अपनी जगह से उठ गया और नन्ही के पास जाकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, मैं बाद में खा लूँगी। मेहंदी सूख गई है, थोड़ी देर में हाथ धो लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने हाथ धोने की। 10 मिनट का काम है। 10 मिनट के लिए क्यों मेहंदी को ख़राब कर रही हो? खुद उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, सब हमें ही देख रहे हैं, तो उनसे भी कहो अपने अपने हस्बैंड को बुला ले खिलाने के लिए। मैं तो अपनी जान को खिलाऊंगा ना, मैं उन्हें नहीं खिला सकता। नन्ही चिढ़कर अपने मेहंदी लगे हुए हाथों से कार्तिक के बाजू पर मारते हुए बोली, आप कुछ भी बोलते हैं, मैंने आपको खिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अच्छा नहीं लगता। मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से खाना अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक खाने का निवाला बनाते हुए बोला, ए डोंट केयर कि हमें देखता और कौन ही नहीं। चलो जल्दी मुंह खोलो। नन्ही समझ गई थी कि कार्तिक अब एक भी नहीं सुनने वाला। उसने अपना मुंह खोला। कार्तिक खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। नन्ही शर्मा कर खाते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी। तब उसे अपने पापा नज़र आए जो बाहर से अंदर आए थे। पापा, आप भी मेरे पास आकर खाइए ना। नन्ही ने अपने बगल में इशारा करते हुए रघुवीर जी से कहा। कार्तिक ने पलटकर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहा, नन्ही, सही, पापा आ जाइए, वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कह रही है रघुवीर जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, पर कार्तिक के कहने पर वहाँ आ गए। अपनी थाली लेकर वो भी नन्ही के बगल में बैठकर खाने लगे। कार्तिक खुद भी खा रहा था और नन्ही को भी खिला रहा था। और उसने रघुवीर जी से अपने और नन्ही के बाहर जाने की बात भी बता दी। खाना हो जाने के बाद सभी कुर्सियों को साइड में कर दिया गया और नीचे ज़मीन पर मोटे मोटे कंधे बिछा दिए गए। सभी घेरा बनाकर बैठ गए। कार्तिक पर नन्ही के बगल में बैठा हुआ था। हंसी मजाक, गाना, ट्रूथ और डेयर, अन्य सभी खेल में रात के लगभग 2 बज गए थे। नन्ही की आंखें भारी होने लगी थी। सब जहाँ एक तरफ गेम खेल रहे थे, वहीं नन्ही कार्तिक के कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। कार्तिक इसी बात से बहुत खुश था कि आज उसकी जान उसके पास थी। तकरीबन 2 बजे कार्तिक नन्ही को अपने गोद में उठाकर उसके कमरे में लेटा देता है। नेहा भाभी चुपके से अपने मोबाइल से उन दोनों की तस्वीर ले रही थी। कार्तिक ने प्यार से नन्ही को सुलाकर उसके माथे को चूमकर ब्लैंकेट डालते हुए वह कमरे से बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह उसने अमर से कहलाकर नन्ही के लिए बहुत सारे दुपट्टे भिजवा दिए थे और नन्ही उनमें से एक दुपट्टा पसंद भी कर लिया था। बारात निकल चुकी थी। नन्ही अपने उस वाइन कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का दुपट्टा जो कि कार्तिक ने ही भिजवाया था, उसके लहंगे के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था। कपड़ा मोटा होने के कारण, उस डीप नेक और स्लीवलेस होने के कारण भी कार्तिक को कोई तकलीफ नहीं थी। नाचते गाते बारात के साथ नन्ही भी जा रही थी। साइड से नन्ही के साथ साथ कार्तिक भी चल रहा था। वह नन्ही की तरफ बेशक नाच नहीं रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए भी नन्ही से अलग नहीं हो रहा था। बारात हॉल तक पहुंच चुकी थी। दुल्हन के रिश्तेदार इस वक्त दूल्हे का परीक्षण कर रहे थे, जबकि कार्तिक नन्ही का हाथ पकड़े अभी एक साइड में खड़ा कैसा रस्म होते हुए देख रहा था। कुछ ही देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं।
लेकिन इसलिए दूसरी बीवी के लिए थाली पकड़कर खड़ा है। रंभा, वह अपनी ज़िंदगी जी रही है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जियो। क्या ज़रूरत है तुम्हें उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की? तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है ना। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? उसे क्या लगता है उसे मैं खुश रहने दूँगी? कभी नहीं। कहते हुए वह अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है, जो कि लगभग चिढ़ चुका था यह रंभा की बातों से। वह खुद भी नहीं जानता था कि रंभा क्यों कार्तिक के पीछे पड़ी हुई है, जबकि उसे छोड़ने का फैसला भी उसका अपना ही था। कार्तिक को एक फ़ोन आता है। कार्तिक प्लेट नन्ही के हाथ में देते हुए बोला, नन्ही, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम यहीं रहना। ठीक है, और अपना फ़ोन लेकर फिर से थोड़ा सा अलग चला गया। नन्ही पानी पूरी खाते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी एक छोटी बच्ची आकर बोली, आपको आपके हस्बैंड ने इस हाल की छत पर बुलाया है। कहाँ पर? नन्ही ने कहा। लड़की ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोली, उन्होंने वहाँ आने के लिए कहा है आपको। नन्ही झट से पानी पूरी की प्लेट वहाँ रखती है और वेडिंग हॉल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। नन्ही ये सोच रही थी कि शायद कार्तिक, जो कि कल सुबह हनीमून पर जाने का प्लान कर रहा था, उससे जुड़ा हुआ कुछ बताने के लिए उसे शायद ऊपर बुला रहा होगा। मैं ऊपर से आती हूँ, मिस्टर कपूर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कुछ काम है। बिना रघुवीर जी के जवाब का इंतज़ार किए छत पर चली गई। वे यही रघुवीर जी नन्ही को इस तरह दौड़ते हुए सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा थोड़ा चिंता करने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि पूरी तरह से ऊपर जा चुकी है, तो अभी नाव में अपनी गर्दन को हिलाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मिस्टर कपूर, मैं आ गई। नन्ही छत पर जाते ही बोलती है। छत पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, शायद शादी के लिए स्टोर रूम की तरह से यूज़ किया जा रहा था। बड़े बड़े पतीले और बॉक्स के बीच से होते हुए नन्ही छत के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। मिस्टर कपूर, कहाँ हैं आप? लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नन्ही कम से कम ये जानती थी कि कार्तिक कुछ भी कर ले, लेकिन इस तरह से यहाँ उससे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था, और इस तरह से वह उसे डराएगा भी नहीं। ज़रूर उस बच्ची ने मुझे बेवकूफ़ बनाया होगा। अभी जाकर उसके कान खींचती हूँ, कहकर वह जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसे आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर कपूर तो नहीं है, पर एक्स मैसेज कपूर ज़रूर यहाँ पर है। नन्ही ने पलट कर देखा, सामने रंभा थी। कई बार मिलने के कारण वह अच्छी तरह से पहचानती थी उसे। रंभा जी आप? कहकर नन्ही ने हैरानी से रंभा को देखा। मिस्टर कपूर कहाँ हैं? नन्ही ने पूछा। तुम्हारा मिस्टर कपूर जहाँ है उसे वहाँ रहने दो। तुम बताओ, ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने उस घमंडी आदमी पर कि यूँ फिदा है तुम पर? मुझे जादू करना नहीं आता, और ना ही मैं इन सब की बातों पर यकीन करती हूँ। नन्ही एक कदम पीछे हट गई। अच्छा, तो वह कार्तिक कपूर, जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, यूं ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है? एक टेढ़ी हंसी के साथ रंभा ने कहा। प्यार करते हैं मुझसे और मैं उससे, पति पत्नी हैं हम। क्या इतना काफ़ी है उनका मुझ पर फिदा होने के लिए? नन्ही भी जवाब देना जानती थी, और रंभा कैसी है ये भी जानती थी। वाह क्या बात है, महज कुछ महीनों की शादी में इतना प्यार हो गया उसे तुमसे। मैं तो पूरी 2 साल तक उसे घर में रही थी, अपने हाथों से खिलाना तो छोड़ो, मेरे साथ बैठकर कभी खाया भी नहीं उसने। कहते कहते रंभा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था, और धीमे धीमे कदमों से नन्ही की ओर बढ़ रही थी। नन्ही, जो कि अब तक सीढ़ियों की तरफ उतरने के लिए आ ही रही थी, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती है। आगे नन्ही के साथ क्या हुआ जानने के लिए और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।